सो हेलो एवरीवन, अभी हम आए हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन के साथ, दैट इज मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसका बहुत सारा पार्ट जो है मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ बायोमोलिकुल्स में, सेल साइकिल्स में, ठीक है। और उसका लास्ट चैप्टर में प्रिंसिपल में ही पढ़ा चुका हूँ, जिसे म्यूटेशंस ऑलरेडी डन है। तो यहाँ में डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल लेवल में। देखो, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या? पासिंग ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। किसके थ्रू से पास होगा वो हमने ऑलरेडी देखा, जीन के थ्रू पास होगा, या फिर इसी को मेंडल क्या कहता था? फैक्टर कहता था। तो ये जीन, अब जीन का मतलब क्या आपको पता है? पार्ट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स आरएनए। पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या बनाने वाला है आपका? आरएनए बनाएगा, और आरएनए से क्या बनाने वाला है? प्रोटीन। तो इसी पार्ट ऑफ डीएनए को हम कहते हैं जीन। इसलिए हम कहते हैं जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो अब इस जीन का बारे में, मतलब पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का बारे में हम मोलिकुलर लेवल में पढ़ेंगे इस चैप्टर का नाम। दिस चैप्टर इज वेरी एसेंशियल। 6 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है यहाँ से, ठीक है, 2026 में। 5 to 8 पकड़ लीजिए, 5 to 8, 5 तो मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 8, ज़्यादा भी हो सकता है। बहुत क्वेश्चंस इससे रहता है। क्यों? क्योंकि एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में जाके आपको बायोकेमिस्ट्री में सब यही सब बातें पढ़ना है ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम मोलिकुलर बेसिस। तो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जीन क्या है आपको पता है, डीएनए क्या है पता है आपको, डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए भी क्या है? पॉलीमर है, मोनोमर नहीं है। और आरएनए भी क्या है? पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड का है। और न्यूक्लियोटाइड में टी है, तो कितना कंपोनेंट से बना रहता है? 3 कंपोनेंट से बना रहता है। क्या है वो 3 कंपोनेंट? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेस फादर 2 टाइप का है, बहुत बार पढ़ चुके हैं हमने, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। एंड आपका ये जो है प्यूरिन का फादर 2 टाइप है, एडिनाइन एंड ग्वानिन। पायरिमिडिन का 3 है, कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। पेंटोस शुगर में राइबोस शुगर है आरएनए में, एंड डीऑक्सी राइबोस शुगर है डीएनए में, एंड फॉस्फेट में आपको पता है, एंड फॉस्फेट है। तो न्यूक्लिक एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हमें पता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है इन सम वायरसेस, ठीक है। तो अभी देखते हैं। सो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, तो ये डीएनए है, आरएनए है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। आरएनए है क्या? हाँ, आरएनए है, कुछ कुछ वायरसेस में है ऐसे जेनेटिक मटेरियल, जैसे टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस हमने पढ़ चुका है, उसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर और ऐसा वायरसेस बताओ, ये तो देख लिया। और ऐसा है क्यूवी वायरसेस एंड कोरोना वायरसेस, अब ध्यान रखना। और डीएनए तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से, इसलिए जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये एक लाइन तो बोल दिया है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑर्गेनिज्म में। डीएनए स्टेबल है आरएनए से। डीएनए क्यों स्टेबल है आरएनए से? डीएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल है? इसको हम पूरा डिटेल्स में उसमें जाके पढ़ेंगे बाद में, रीजन्स। तो वो रीजन पढ़ने से पहले हम थोड़ा आपका डिटेल्स पढ़ लेते हैं। सो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है कुछ वायरसेस में। अब आरएनए का टाइप ये तो हम बाद में पढ़ेंगे ना। डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलना सही नहीं रहेगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें जो शुगर रहेगा वो रहता है आपका डीऑक्सीराइबो शुगर। सो डीएनए से लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। लेंथ ऑफ डीएनए को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं इस द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि कितना न्यूक्लियोटाइड का पेयर है, बेस पेयर कितना है। ये भी थोड़ा डिटेल में आएंगे, डोंट वरी सब लाइन। अभी यहाँ में मेरे को बस आपको ये दिखाना है कि ये कुछ डाटा है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। जैसे बैक्टीरियोफेज 5174, इसमें कितना न्यूक्लियोटाइड है? तो 5386 न्यूक्लियोटाइड है। ये बेस पेयर नहीं बोला है, ए जब टी के साथ जुड़ता है तो बेस पेयर बोलते हैं, जी सी के साथ जुड़ता है तो बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो 5386 न्यूक्लियोटाइड बोला, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो ये एक एग्जाम्पल किताब में देकर रखा है, ऐसा वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। फिर बैक्टीरियोफेज 5174 तो हो गया। बैक्टीरियोफेज लैम्डा फेज बोले तो कितना है? 48502 बेस पेयर, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ई कोलाई का कितना है? 4.6 × 10⁻⁶ बेस पेयर, ये भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और हम लोग का हैप्लॉइड कंटेंट कितना होता है? हैप्लॉइड कंटेंट को ही हम जीनोम कहते हैं। तो हमारा हैप्लॉइड कंटेंट मतलब 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। तो हमारा डिप्लॉइड में होगा 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर, ठीक है, याद रखना। हैप्लॉइड पूछा तो 3.3, डिप्लॉइड पूछा तो 6.6, या फिर ह्यूमन जीनोम पूछ दिया, जीनोम में हैप्लॉइड को ही समझाते हैं, तो अभी आपका 3.3।
इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये कुछ डाटा आपको ध्यान रखना है। अब डीएनए से पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का है, तो टाइड में टी है तो 3 कंपोनेंट से बना है, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट एंड पेंटोस शुगर। नाइट्रोजनस बेस जो है ये 2 टाइप का है, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन फर्दर 2 टाइप का है, एडिनाइन ग्वानिन, और ये है आपका साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन, जिसमें से यूरासिल सिर्फ आपका आरएनए में है, ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है, और थाइमिन जो है सिर्फ और डीएनए में मिलता है। मतलब डीएनए में कौन सा मिलेगा, ATGC, और आरएनए में मिलेगा AUGC। तो डीएनए में सिर्फ थाइमिन है एंड आरएनए में सिर्फ यूरासिल है, ठीक है। अब देखो ये जो होता है एडिनाइन, 9 है ना, तो ये 9 मेंबर रिंग होते हैं, ध्यान रखना। ग्वानिन 9, तो 9 मेंबर रिंग होता है। इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, 9 मेंबर रिंग। तो 2 रिंग होता है तो इसे हम कहते हैं डाइसाइक्लिक होता है। इनमें क्या होता है, 6 मेंबर का रिंग होता है लोग बस, तो इसे हम कहते हैं मोनोसाइक्लिक, 6 मेंबर का रिंग। यहाँ में नाइट्रोजन का पोजीशन कहाँ होता है, 1,3,7,9, नेक्स्ट डायग्राम में दिख जाएगा। यहाँ में 6 मेंबर का, ये तो 1,3 में रहेगा, 7,9 में तो रहेगा नहीं, ठीक है। और फॉस्फोरिक एसिड दैट इज फॉस्फेट ग्रुप एसिडिक है, जो नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है डीएनए को आरएनए। हम बोलते हैं डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ठीक है। एंड देन पेंटोस शुगर, 5 कार्बन का शुगर, आरएनए में रहेगा राइबोस शुगर, ये रहा उसका स्ट्रक्चर, डीएनए में रहेगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो आरएनए में जो राइबोस शुगर है उसमें ये 2 प्राइम में OH होता है, जिसकी वजह से काफ़ी रिएक्टिव होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है। तो क्या होता है, समय के साथ इसी राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर है, जहाँ में 2 नंबर में ऑक्सीजन डिलीट हो गया, इसलिए इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो यहाँ में ऑक्सीजन एटम हट चुका है 2 नंबर कार्बन से। सो डीएनए में है आपका डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में है राइबोस शुगर। तो राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर है, ऑक्सीजन डिलीट होकर, ठीक है, डीऑक्सीजनेशन होके। इनका अब स्ट्रक्चर दिखा लेते हैं। तो ये है एडिनाइन का स्ट्रक्चर, 9 मेंबर रिंग, ठीक है, ये एडिनाइन का स्ट्रक्चर है। सो ये एडिनाइन का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका नेमिंग इस प्रकार से जाता है, नंबरिंग मतलब, और ये इसका नंबरिंग इस प्रकार से जाता है आपका। ये पायरिमिडिन है 6 मेंबर, तो इसलिए डाइसाइक्लिक कहते थे। नाइट्रोजन का पोजीशन देखो 1 3 7 9 में है, और यहाँ में कहाँ में है, 1 और 3 में है, ठीक है। सो ये एडिनाइन है। हाँ, सेम स्ट्रक्चर देखो, अगर यहाँ में ऑक्सी ग्रुप लग के NH2 यहाँ लग चुका है तो यही बन जाएगा ग्वानिन। मैं एक ही साथ क्लियर करा दिया। यह है आपका यूरासिल। तो पहले साइटोसिन का मैं बना देता हूँ। साइटोसिन का देखो, ये स्ट्रक्चर तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है तीनों के लिए कॉमन है, ये स्ट्रक्चर तीनों के लिए कॉमन है। अब यहाँ में अगर NH2 ग्रुप लगा है तो ये होगा साइटोसिन। यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप लग गया तो ये हो गया आपका यूरासिल, CU-T। और यूरासिल से इवॉल्व होकर आया है थाइमिन। कैसे आया है, तो इसका मिथाइलेशन होकर आया है। सो जब यूरासिल का मिथाइलेशन हो गया तो मिथाइल ग्रुप लग गया, जो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो थाइमिन एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है आपका डीएनए को, इसलिए यूरासिल आरएनए में था तो अनस्टेबल था, थाइमिन आ गया मिथाइलेशन होके तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया डीएनए में, तो इसलिए थाइमिन है। तो थाइमिन, तो इसको अगर हटा दूं मैं, इसको अगर हटा दूं तो यूरासिल और थाइमिन सेम ही है। देखो यूरासिल और थाइमिन सेम है, तो डिफरेंस क्या है, यूरासिल ही है, थाइमिन बस 5 नंबर में मिथाइल ग्रुप आ गया, इसलिए थाइमिन का और एक नाम है 5 मिथाइल यूरासिल। थाइमिन का और एक नाम क्या है आपका, 5 मिथाइल यूरासिल। ओके, ठीक है। तो ये हमने देख लिया नाइट्रोजनस बेसिस। एनसीईआरटी में यही डायग्राम है इसलिए ये दिखा कर रखा है, बट बाकी भी मैंने आपको बता दिया। तो नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोस शुगर तो दिखा दिया, फॉस्फेट तो देख ही लिया स्ट्रक्चर। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, 2 कंपोनेंट जुड़ेगा। शुगर के साथ 1' कार्बन में आके नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। कौन सा बॉन्ड से जुड़ेगा, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या फिर आपका बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये ऑलरेडी बता चुका है। नाइट्रोजनस बेस अगर आपका प्यूरिन रहा तो 9 नंबर कार्बन आके जुड़ेगा, पायरिमिडिन रहा तो एन पहला वाला नाइट्रोजन आके जुड़ेगा शुगर के साथ। ये रहा, दिखा देता हूँ। अगर प्यूरिन आके जुड़ता है तो 9 नंबर आके बॉन्ड बनाएगा शुगर के साथ, पायरिमिडिन होता है तो 1 नंबर आके बॉन्ड बनाएगा, ये भी याद रखना। प्यूरिन आए या पायरिमिडिन आए, शुगर का तो 1' कार्बन से ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर ये तो अगर यहाँ तक है तो ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड। अब इसी में फॉस्फेट जब आके जुड़ जाएगा तो उसको आप बोलोगे 3 कंपोनेंट आ जाएगा तो आप बोलोगे न्यूक्लियोटाइड।
और फॉस्फेट आके क्या बॉन्ड से जुड़ेगा, एस्टर बॉन्ड या फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड भी कह सकते हो। फॉस्फेट कौन सा नंबर कार्बन में आके जुड़ा, 5 प्राइम कार्बन में आके जुड़ा। कहाँ के जुड़ा, 5 प्राइम कार्बन में आके जुड़ा। तो ये दो को न्यूक्लियोसाइड बोल रहे हो, शुगर प्लस बेस, और शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट को आप क्या बोल दे रहे हो, न्यूक्लियोटाइड कहते रहे हो। तो ये सब ऑलरेडी बता के रखा हुआ ये आपका। अब नेमिंग देख लेते हैं कि नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो अगर आरएनए है, मान लो यहाँ में है आपका राइबोस शुगर, राइबोस शुगर, तो राइबोस शुगर में एडिनाइन आके लग गया तो उसको बोलोगे, उस न्यूक्लियोसाइड को बोलोगे एडिनोसिन, और उसमें जब फॉस्फेट आके लग जाएगा तो उसी को बोलोगे एडिनाइलिक एसिड। ठीक है, क्या बोल दोगे, एडिनाइलिक एसिड। ये रहा, कहने का मतलब है ये एडिनाइन है, सपोज ये फॉस्फेट है, ये पेंटोस शुगर है, ये एडिनाइन है, ये फॉस्फेट है, तो न्यूक्लियोटाइड हो गया। अगर राइबोस शुगर और ये एडिनाइन है तो इसका नाम है एडिनाइलिक एसिड, या फिर आप इसको बोल सकते हो एडिनोसिन। यहाँ तक क्या है, न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसिन, एक ही फॉस्फेट लगा तो मोनोफॉस्फेट। या फिर आप बोल सकते हैं एडिनाइलेट, तो इसका सफिक्स होता है एट या फिर ईक एसिड। सिमिलरली अगर राइबोस शुगर के साथ ग्वानिन है तो ग्वानोसिन बोलोगे न्यूक्लियोसाइड को, फॉस्फेट आ गया तो टाइड बन गया तो उसको बोलोगे ग्वानालिक एसिड। फिर राइबोस शुगर के साथ साइटोसिन है तो साइटिडीन बोलोगे न्यूक्लियोसाइड को, फॉस्फेट आ गया तो बोलोगे साइटिडाइलिक एसिड। यूरासिल है तो यूरासिल राइबोस शुगर के साथ है तो बोलोगे यूरिडीन, और फॉस्फेट आ गया तो बोलोगे यूरिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए में तो थायमिन होगा नहीं। तो अब डीएनए पे आते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर अगर एडिनाइन के साथ जुड़ गया तो उस न्यूक्लियोसाइड को बोलोगे सेम एडिनोसिन, तो यहाँ भी एडिनोसिन, बस यहाँ में डीऑक्सी वर्ड आ जा रहा है। ग्वानिन जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलते हैं, ग्वानोसिन, तो यहाँ भी ग्वानोसिन, बस डीऑक्सी वर्ड आएगा, तो डीएनए में डीऑक्सी वर्ड ऐड हो जाएगा। सेम फॉस्फेट आ गया तो यहाँ में क्या बोलते थे, एडिनाइलिक एसिड, यहाँ में भी सेम नाम, बस डीएनए तो डीऑक्सी वर्ड ऐड हो जाएगा। तो डीऑक्सी एडिनोसिन या फिर डीऑक्सी एडिनाइलेट या फिर डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हो। ग्वानिन आए तो डीऑक्सी ऐड कर दो बस, साइटोसिन आए तो डीऑक्सी, थायमिन आए तो डीऑक्सी थायमिडीन यूज करो, या फिर डायरेक्टली थायमिडीन भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि ये तो आरएनए में होगा नहीं, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें। तो ये नेमिंग याद रख लेना, कौन न्यूक्लियोसाइड है आरएनए और डीएनए का, और कौन सा न्यूक्लियोटाइड है। सो डीएनए को पहचानना तो बहुत ही सिंपल है, आपका डीएनए में जो होगा न्यूक्लियोटाइड होने वाला है, दैट इज फॉस्फेट आके जुड़ जाने वाला है, डीऑक्सी वर्ड ऐड हो जाने वाला है। पानी पीना बहुत जरूरी है। ओके, नाउ तो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड देख लिया। अब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में ऑलरेडी हम जानते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर रिवाइज करा रहा हूँ। दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, इसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कह देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, उसको देखते हैं। चलो, तो ये मान लो एक न्यूक्लियोटाइड है, ये रहा, और ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसका 3 कंपोनेंट है। तो ये फॉस्फेट इधर एस्टर बॉन्ड ऑलरेडी बना कर रखा है। अब ये फॉस्फेट यहाँ का OH और यहाँ से H मिलके H2O लॉस्ट होके यहाँ में एक एस्टर बॉन्ड बनेगा। एस्टर बॉन्ड ऑलरेडी था फॉस्फेट का सेकंड न्यूक्लियोटाइड के साथ, पहला वाला न्यूक्लियोटाइड के साथ भी जाके एस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो इसी को हम बोल देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फॉस्फेट 2 एस्टर बॉन्ड बना रहा है, एक तो था और एक इधर बना दिया, तो 2 एस्टर बॉन्ड होने की वजह से इसी को हम क्या बोल देते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये मान लो 2 न्यूक्लियोटाइड है, तो डाइन्यूक्लियोटाइड में कितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, एक ही होगा। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, N-1। मैं बोल दूं सपोज ये देखो 5 न्यूक्लियोटाइड है, ये लो, तो कितना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, तो N-1 मतलब 5 - 1 = 4। तो N इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ क्या, न्यूक्लियोटाइड। याद रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा कि ये जो फॉर्मूला है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड निकालने का N-1, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 1 स्ट्रैंड। तो डीएनए का निकालना है डबल स्ट्रैंड का, तो एक एक स्ट्रैंड का आप निकाल के ही निकालोगे। इसका बारे में बहुत डिटेल में सेल साइकिल में, बायोमोलिक्यूल्स में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, स्पेसिफिकली बायोमोलिक्यूल्स में, सेल साइकिल में भी। आप वीडियोस जाकर देखिएगा, हो सके तो मैं भी दिखाऊंगा। तो ये जो एंड है, अब ये मान लो 2 न्यूक्लियोटाइड, इस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड जाते रहेगा, तो ऊपर में कौन सा एंड है, 5 प्राइम कार्बन है फ्री, तो इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम, और नीचे में आकर 3 प्राइम OH है, तो इसको हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। तो ये वाला स्ट्रैंड को डीएनए को हमेशा रीड करेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरा वाला डीएनए का स्ट्रैंड होगा उल्टा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्यों उल्टा होगा वो भी हम देखेंगे स्ट्रक्चरली, डोंट वरी। ये रहा देखो, तो ये रहा डीएनए का एंड, इधर में 5 प्राइम है, इधर में 3 प्राइम है, तो इसको हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
तो दूसरा वाला जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। ये देखो, नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट, नाइट्रोजनस बेस शुगर एंड फॉस्फेट, सच डेट कि ए के साथ टी आकर लगेगा, जी के साथ सी आकर लगेगा, और उनके बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, जी और सी का बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इस केस में फ्री ऊपर में कौन है 3 प्राइम और नीचे में फ्री कौन है 5 प्राइम। तो इस स्ट्रैंड का पोलरिटी हम बोलते हैं 3 to 5, तो इसको हम बोलेंगे 5 to 3, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है। तो ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है एंटी पैरेलल पोलरिटी, एक 5 to 3 होगा तो दूसरा 3 प्राइम to 5 प्राइम होगा, जिसमें बैकबोन कौन बनाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, शुगर फॉस्फेट इस प्रकार से। एंड नाइट्रोजनस बेसेस की तरफ है, बाहर ना अंदर, अंदर की तरफ है। और डीएनए को स्टेबल करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। प्लस इस बेस पेयर में भी एक फोर्स एक्ट करता है, उसे हम कहते हैं स्टैकिंग फोर्स। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल है, स्टैकिंग फोर्स प्लस बेस पेयर, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए। तो अभी हम कुछ कैरेक्टर्स भी देखेंगे। अब ये निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर 1 स्ट्रैंड n-1। एस्टर बॉन्ड भी कैसे निकालोगे तो दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि पकड़ लो, इसी में देखते हैं ना सब, तो यही क्लियर हो जाएगा। देखो इसी से क्लियर हो जाएगा। ये डीएनए है सपोज, ठीक है, और ए जब टी के साथ जुड़ते हैं तो इसे बेस पेयर कहते हैं। तो 1 बेस पेयर 2 बेस पेयर, तो यहीं से अच्छे से आप समझ लो, ठीक है। सो एक डीएनए में मैं बोल रहा हूँ 2 बेस पेयर है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रैंड में 2 बेसेस है और इस स्ट्रैंड में 2 बेसेस है। सपोज AT यहाँ GC, ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं बेस पेयर। तो 2 बेस पेयर है, मतलब टोटल कितना न्यूक्लियोटाइड होगा, 4 न्यूक्लियोटाइड होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 बेस पेयर मतलब कितना न्यूक्लियोटाइड होने वाला है, 4 न्यूक्लियोटाइड होने वाला है। तो अब 2 बेस पेयर इक्वल टू कितना न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड। अब मैं बोलूँ आपको इस डीएनए का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड निकालो, तो 4 - 1 कर दोगे तो 3 आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा एक एक स्ट्रैंड का निकालना है। 2 बेस पेयर का मतलब यहाँ में 2 बेसेस है, यहाँ में 2 बेसेस है, तो इसका n-1 क्या होगा 1, इसका भी क्या होगा 1। तो टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना आने वाला है 2 आने वाला है। फिर प्लस कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ एस्टर बॉन्ड कितना निकालोगे, तो ये एक स्ट्रैंड है, इसका एस्टर बॉन्ड निकालना है, तो कितना निकालोगे, एक तो ये रहा एस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइस्टर में 2 था, देखो 2 था। सो 2 × फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्लस 1 कर लोगे हमेशा, तो आपका एस्टर बॉन्ड आ जाएगा। फॉस्फोडाइस्टर में तो 2 एस्टर है, तो 2 × कर दोगे, प्लस 5 प्राइम में हमेशा एक एस्टर बॉन्ड रहेगा ही उधर में, तो +1। तो इस प्रकार से आप एस्टर बॉन्ड निकालोगे, बट याद रखना 1 स्ट्रैंड के लिए। तो मैं बोलूँ 2 बेस पेयर है, तो बताओ कितना होगा, तो यहाँ में कितना बेसेस है 2 2, तो इसका एस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितना निकला 1। सो 2 × 1 + 1, तो कितना हो जाएगा एस्टर बॉन्ड 3। इसका भी सिमिलरली निकालो कितना 3। तो टोटल एस्टर बॉन्ड पूछो इस डीएनए में कितना था 2 बेस पेयर वाले में, तो 6, ठीक है। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कितना है, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इक्वल टू n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कितना न्यूक्लियोटाइड है 2 बेस पेयर में 4, तो कितना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा 1 2 3 4 ही होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने के लिए रहा। तो एस्टर बॉन्ड निकालने के लिए वो भी 1 स्ट्रैंड का कितना होगा, फॉस्फोडाइस्टर × 2 + 1। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा n, और n क्या है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करना है, और न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं बायोमोलिकुल्स में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। तो अब हम डीएनए का कुछ कहानी पढ़ते हैं, डीएनए का कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं हम। फीचर्स ऑफ डीएनए। सो डीएनए में कितना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, जिसमें बैकबोन कौन बनाता है, शुगर फॉस्फेट, और नाइट्रोजनस बेस किस तरफ है, आउटवर्ड ना इनवर्ड, अंदर की तरफ है। एंटी पैरेलल पोलरिटी रहता है एंड कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, इधर ए रहेगा तो उधर टी, इधर जी रहेगा तो उधर सी, ठीक है। एंड द बेसेस ऑफ 2 स्ट्रैंड आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। AT का बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, GC का बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, और RNA में T नहीं रहेगा तो AU डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से ही रहेगा। एक टर्न को हम कहते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स, उसमें 10 बेस पेयर होता है, एंड पिच ऑफ द हेलिक्स में 360 डिग्री टर्न लेगा। तो राइज पर बेस पेयर, हर बेस पेयर में कितना रोटेट करेगा, तो 36 डिग्री रोटेट करेगा, वो ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद एक टर्न में 10 बेस पेयर होता है, राइज पर बेस पे 36 डिग्री है,
तो 10 बेस पेयर का डिस्टेंस कितना है, 34 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, 10 का। तो 2 का बीच में डिस्टेंस कितना होगा, तो 2 का बीच में डिस्टेंस हो जाएगा आपका 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 0.34 नैनोमीटर, ध्यान रखिएगा। और 2 चेन जो रहेगा राइट हैंड फैशन में कॉल करता है, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में कॉल करता है। डीएनए का स्टेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस स्टेकिंग फोर्स बिटवीन वन बेस पेयर एंड द नेक्स्ट, इनके बीच में जो फोर्स होता है स्टेकिंग फोर्स, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो सपोज अगर मैं बोलूँ 10 बेस पेयर है डीएनए का, सपोज कितना बेस पेयर, 10 बेस पेयर, लेंथ कितना है बताओ। तो हम क्या करेंगे, लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, नंबर ऑफ बेस पेयर इंटू डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 0.34 नैनोमीटर, तो आपका आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। तो ये फॉर्मूला होता है डीएनए का लेंथ निकालने का, जो यहाँ में मेंशन होकर रखा हुआ है। और ये जो डायमीटर होता है हेलिक्स का, ये होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग या फिर 2 नैनोमीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो सब कहानी यहाँ इंक्लूड हो चुका है। तो उसी प्रकार से अगर आप देखोगे लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, तो कितना लेंथ आता है 6.6 × 10⁹, डिस्टेंस कितना 0.34 नैनोमीटर, तो इसको मीटर में कर लोगे तो 2.2 मीटर आ जाएगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ डीएनए इकोलाई का निकालोगे तो कितना है 4.6 × 10⁶, नैनोमीटर में, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये ऑलमोस्ट आके निकलता है 1.56 मिलीमीटर, ठीक है, 4.6, ओके। ये निकल के आ रहा है, एनसीईआरटी में ये देख रखा है, बट ये दूसरा डाटा देख रखा है हाइपोथेटिकली, कि मान लो अगर इतना बेस पेयर होगा तो क्या लेंथ है ये, बट इकोलाई को तो हमें पता है ये है बेस पेयर, तो उस बेस पेयर के हिसाब से ये निकल के आता है आपका लेंथ ऑफ इकोलाई डीएनए, डायरेक्ट रट ही सकते हो। ऑल्सो कुछ कहानी है कि डीएनए, ये सब ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट पे रिपीट, रिवाइज पे रिवाइज करा रहा हूँ कि डीएनए ऐसे एसिडिक सब्सटेंस सबसे पहला बार न्यूक्लियस में मिला था 1869 में, ठीक है, फ्रेडरिक मेस्टर ने दिया और उन्होंने उसको न्यूक्लियन बोल दिया था। और द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल का सर्च इतना साल तक छुपा पड़ा, 1952 में पता चला डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा डीएनए का जो पॉलीमर है आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं था, टेक्निकल लिमिटेशन था, इसलिए इतना बड़ा पॉलीमर आइसोलेट नहीं हो पा रहा था। सो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल रिमेन इल्यूसिव फॉर लॉन्ग टाइम एज इट वाज डिफिकल्ट टू आइसोलेट द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीएनए, टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से। 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल। ये जो अभी हमने पढ़ा ना, ये जो अभी हमने पढ़ा डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल, ये वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था 1953 में, बेस्ड ऑन एक्सरे डाटा ऑफ मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। वो दो साइंटिस्ट ने डीएनए का एक्सरे किया, बट वो स्ट्रक्चर इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनली आपका वो लोग थे इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो वाटसन एंड क्रिक उन लोगों से बातचीत किया, मिले एंड डिस्कशन किए, तो वाटसन एंड क्रिक को समझ में आ गया स्ट्रक्चर जो है वो हेलिक्स की फॉर्म में है। तो उन लोगों ने स्ट्रक्चर तो दिया 1952 में प्रपोज किया, बट किसके डाटा का बेस में, ध्यान रखिएगा। सो डबल हेलिकल मॉडिकल दिया, बट किसके डाटा में, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, ठीक है। एंड ये लोग ने ये भी देखा, एरविन चार्गफ का ऑब्जर्वेशन भी देखा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर देने के लिए। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। और डीएनए देखा राइट हैंडेड हेलिक्स में होता है, और नोबेल प्राइज भी मिला है वाटसन, क्रिक एंड विल्किन को 1962 में। क्यों? क्योंकि फ्रैंकलिन जो थी वो एक्सरे एक्सपर्ट थी, तो इनको म्यूटेशन हो गया, कैंसर हो गया, एंड शी डाइड इन 1958। तो 3 साल बाद नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज 3 ही साइंटिस्ट को मिलता है, तो लक मैच हो गया और तीनों लोगों को मिल गया। 4 लोग होते तो थोड़ा बवाल मचता, और किसको छोड़ते, सबका कंट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट चार्गफ रूल्स, ये फिर ऑलरेडी समझा चुका हूँ, फिर से समझा रहा हूँ। चार्गफ रूल्स क्या कहता है कि फॉर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जितना ए रहेगा उतना ही टी रहेगा, जितना सी रहेगा उतना ही जी रहेगा, एंड प्यूरिन जितना रहेगा पायरिमिडिन भी उतना ही रहेगा। इसलिए प्यूरिन बाय पायरिमिडिन A/T या फिर G/C हमेशा 1 होता है, बट A+T/G+C इज नॉट इक्वल टू 1, वो हमेशा कंस्टेंट रहता है, ठीक है। ये 1 होता है A+G क्योंकि प्यूरिन बाय पायरिमिडिन है, बट A+T ये तो सेम नहीं है ना, तो इसका रेशियो 1 नहीं रहता है, कांस्टेंट रहता है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब थोड़ा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है इसको देख लेते हैं, ऑलरेडी देखे हमने सब। 3 कंपोनेंट होता है, ठीक है। ये सब इस एडेनाइन एंड इसका स्ट्रक्चर, NH2 आ गया तो एडेनाइन बोला था ना हमें, ऑक्सी ग्रुप आ गया NH2, यहाँ आ गया तो गुआनिन,
फिर न्यूक्लियोसाइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेगा, वहाँ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा ना, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये 2 है तो डाइन्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। फिर मेस्टर ने न्यूक्लियन बोला, डीएनए वाटसन ने बोला एक्सरे डेटा ऑफ विल्किंसन फ्रैंकलिन, ये लोग वो साइंटिस्ट लोग हैं। सी डाइड ओके ऑफ कैंसर। सो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, डिस्टेंस सब कुछ दिखा दिया है, राइस पर बेस पेयर, शुगर फॉस्फेट। और जो हम डीएनए का बात कर रहे हैं वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए का बात कर रहे हैं, बी डीएनए का बात कर रहे हैं। ठीक है, चारगफ को भी देख लीजिए, इरविन चारगफ का भी हमने सब कुछ देख लिया, किसका कितना बेस पेयर होता है वो भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है फॉस्फेट का वैसे। तो हमारे सेल के अंदर में डीएनए है अराउंड 2.2 मीटर, इतना बड़ा डीएनए है। एक सेल जो हमको दिखाई नहीं देता, उस सेल के अंदर में 10⁻⁻6 मीटर साइज का न्यूक्लियस है। हमारे सेल का अंदर में इतना छोटा न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर में 2.2 मीटर डीएनए है। तो ऑब्वियसली किस फॉर्म में होगा? एकदम टाइटली कंडेंस पैक्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, पैकिंग होकर होगा। तो उसी को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डीएनए कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। तो हाँ, क्या होता है ये नेगेटिवली चार्ज डीएनए क्या करता है? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ फोल्डिंग होने लग जाता है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड रैप करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उस प्रकार से पैकिंग होकर न्यूक्लियस के अंदर में रहता है। बट प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो वहाँ कहाँ रहता है? तो वहाँ साइटोप्लाज्म में ही रहता है। ठीक है, सो डीएनए बिंग नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड रैप करके रहेगा। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस नहीं है, तो उनके केस में उनके केस में ऐसा नहीं है कि डीएनए पूरा स्कैटर्ड रहेगा, डोंट रिमेन स्कैटर्ड। उनके केस में भी क्या होगा? उनके साइटोप्लाज्म में जो होगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन उसके अराउंड रैप करके रहेगा और एक रीजन में कन्फाइन रहेगा। उसी रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हो? न्यूक्लियोइड। तेरा डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ रैप करके है। और हमारे केस में क्या होता है? यूकैरियोट्स का केस में लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 है, साइज ऑफ न्यूक्लियर 10⁻6 मीटर है। देयरफॉर इसमें फिट होने के लिए डीएनए नेगेटिवली चार्ज होने का वजह से पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के अराउंड रैप करता है। और वो हमारे बॉडी में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन। वाई हिस्टोन प्रोटीन इज पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज इट इज रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो लैब याद रखना, लाइसिन अर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, लाइसिन अर्जिनिन क्या है? बेसिक अमाइनो एसिड जो हिस्टोन प्रोटीन में होता है। फिर हिस्टोन प्रोटीन जो होता है 5 टाइप का होता है। H2A, H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3 H4, जिसमें से H2A, H2B, H3 H4 दो में होता है। सो 2, 4, 6, 8, तो ये 8 हो जाते हैं टुगेदर। 2 कॉपी ईच का 2 कॉपी रहेगा। सो टुगेदर 8 का एक स्ट्रक्चर मिलकर बनाता है, उसे हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामेर। हिस्टोन प्रोटीन है, 8 कंपोनेंट हो गया तो हिस्टोन ऑक्टामेर, जिसके अराउंड डीएनए रैप करता है। समझाने के लिए इस प्रकार से दिखा दे रहा हूँ, ये लो ऐसा 8 कंपोनेंट होकर रहेगा। 1 जैसे ये H2A, H2A, H2B, H2B, H3, H3, H4, H4। ठीक है, इस प्रकार से आपका है। तो 8 कंपोनेंट होकर रहता है, तो इसी को हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामेर, जिसके अराउंड डीएनए इस प्रकार से रैप करना स्टार्ट करता है, इस प्रकार से। और जब डीएनए घुसेगा और निकलेगा तो उसको लिंक करके रखेगा H1 हिस्टोन। तो H1 हिस्टोन को हम लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं। तो ये है आपका H1 हिस्टोन। और ये जो डीएनए हिस्टोन के साथ जुड़ चुका है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हो आप? न्यूक्लियोसोम कहते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम स्टार्टिंग डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और ये कितना टर्न लेता है? तो डीएनए कंप्लीटली जैसे यहाँ से शुरू किया तो 1 टन, ऐसा 2 टर्न लेता है। जैसे 1 टन सेकेंड में यहाँ से निकल कर चला जाता है, मतलब कंप्लीटली 2 टर्न नहीं लेता। तो कितना टर्न लेता है? 1.75 टर्न। उसमें कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर होता है। ध्यान रखिएगा, ये सब डाटा याद रखिएगा न्यूक्लियोसोम का। तो पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल में कितना बेस पेयर होता है? 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर। कितना एक न्यूक्लियोसोम में कितना बेस पेयर होता है? 200 बेस पेयर। तो इसका आंसर देगा 3.3 × 10⁻7 बेस पेयर न्यूक्लियोसोम। इतना न्यूक्लियोसोम है ह्यूमन में। ये भी डाटा आप डायरेक्टली ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, सो ये डीएनए से लेकर यहाँ से यहाँ तक को हम न्यूक्लियोसोम कंसिडर कर देते हैं। ओके, सो ये रहा डीएनए। सबसे पहले हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल गया, ये हिस्टोन प्रोटीन है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस समय डीएनए का तो डायमीटर आपका पता है 2 नैनोमीटर। जब हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल जाता है तो उस समय इसका डायमीटर हम होता है 10 नैनोमीटर।
इस केस में डीएनए जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप ऑब्जर्व करोगे तो मोती का माला की तरह दिखाई देता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ध्यान रखिएगा। सो बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दिखाई देता है, ठीक है, जिसमें बीट्स जो मोती की तरह दिखाई देता है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम, एंड स्ट्रिंग जो है माला की तरह डीएनए दिखाई देता है, अपेयर होता है, ठीक है। तो इस स्टेज में आप इसे कह देते हो क्रोमाटिन। क्या कह देते हो आप? इसे कह देते हो क्रोमाटिन। अब ये क्रोमाटिन फादर पैक करेगा, ठीक है, एक से दूसरे में फादर पैक करेगा, एंड देन ये और ज़्यादा पैकिंग करेगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ, और फादर पैक करेगा नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन के साथ। पैक करते 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 फाइनली कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, मेटाफेसिक क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। तो इस केस में यहाँ में जो हायर लेवल का पैकिंग होता है वो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन का साथ ध्यान रखिएगा। तो फाइनली इसका जो आपका डेट इज डायमीटर होता है वो 1400 नैनोमीटर होता है। तो इसमें ये जो डीएनए पूरा पैक करा है, कहीं कहीं बहुत टाइटली पैक्ड है, कहीं कहीं बहुत लूजली पैक्ड है। जहाँ जहाँ टाइटली या कंडेंसली पैक्ड है उसे हम कहते हैं हेटेरोक्रोमाटिन, जहाँ लूजली पैक्ड है उसे हम कहते हैं यूक्रोमाटिन। और ये किस फेज का क्रोमोसोम है? मेटाफेसिक फेज का क्रोमोसोम है। सो देखो, जो पूरा टाइटली पैक्ड है उसका खोलना भी मुश्किल है, तो वो क्रोमाटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? डीएनए से आरएनए बना, खुलेगा ही नहीं तो आरएनए कहाँ से बनेगा, ऐसे ध्यान रखना। तो हेटेरोक्रोमाटिन जो टेंसली पैक्ड है वो खुलता ही नहीं है, तो वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। और ये कैसा होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। लूजली पैक्ड है तो लाइट स्टैंड करता है, ये टाइटली पैक्ड है तो कैसा स्टैंड करता है? डार्कली स्टैंड करता है। सो दिस आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन यूक्रोमाटिन एंड हेटेरोक्रोमाटिन, ठीक है। और शायद इसका मैं दिखा देता हूँ आपको पैकेजिंग का, अगर डायग्राम प्रॉपर एक मिले तो अच्छा फॉर्म में, इस प्रकार से। ये एनसीईआरटी का फिगर आप ध्यान रखिएगा। ये H1 है, H1 हिस्टोन है, ये हिस्टोन ऑक्टामेर है और ये डीएनए, ठीक है। तो इस प्रकार से 8 सबयूनिट में जुड़ के रहता है, रैप करके रहता है, ये लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। लिंकर हिस्टोन भी कहते हैं H1 को, घुसते समय और निकलते समय। तो इस प्रकार से पैकिंग होते जाता है ये रहा। और ये जो एक यहाँ एक डीएनए से दूसरा डीएनए का बीच में जो डीएनए होता है उसे हम लिंकर डीएनए कह देते हैं। तो ये रहा बीट्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस दिखाई देता है, ये रहा। तो देखो क्रोमोसोम जो हमेशा पढ़ते हैं ना, ये देखो, उस क्रोमोसोम का थोड़ा सा पार्ट को निकालो तो हाई लेवल में और पैकिंग, और इसका थोड़ा सा पार्ट को निकालो तो ये देखो और पैकिंग, इसका थोड़ा सा पार्ट को निकालो तो न्यूक्लियोसोम का पैकिंग, इस न्यूक्लियोसोम को और निकालो तो आपको क्रोमाटिन के फॉर्म में दिखाई देगा। मतलब इतना ज़्यादा कंडेंसली पैक्ड होने लग जाता है ये, ठीक है। तो क्रोमाटिन पैक्ड होगा, फिर क्रोमाटिन फाइबर्स बनाएगा, कोल्ड होकर कंडेंस हो जाएगा मेटाफेस में, तब उसी स्टेज में आप इसे बोलोगे क्रोमोसोम। और हाई लेवल पैकेजिंग के लिए क्रोमाटिन को क्या चाहिए होता है? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, सो ये तो डिफरेंस देख लिया हमने ऑलरेडी, ये सब डिफरेंस देख लिया, और ये कहानी भी सब पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखाई देगा। सो यूक्रोमाटिन, हेटेरोक्रोमाटिन, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। जहाँ लूजली पैक्ड है यूक्रोमाटिन, टाइटली पैक्ड है वो क्या है? आपका हेटेरोक्रोमाटिन। नाउ द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। आज के डेट में हमें पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, ठीक है। आज हमें पता है जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपका डीएनए है। बट उस समय इतना ईजी नहीं था। तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, इसका सर्च शुरू हुआ बहुत पहले से ही। मोलिकुलर लेवल में काम शुरू हुआ 1926 में, आप ध्यान दीजिएगा। मोलिकुलर लेवल में सर्च शुरू हुआ 1926 में। फिर 1928 में ग्रिफिथ आए, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। फिर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल नेचर पे काम किया एवरी, मिक्लियोड एंड मिक्कर्टी, तब भी नहीं हो पाए। उन्होंने बोला डीएनए जेनेटिक मटेरियल, बट सबने एक्सेप्ट नहीं किया। फाइनली 1952 में हर्शी एंड चेस ने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सॉरी, इसको डिस्कस करता हूँ। तो वही जो कहानी बताई यही हमें लिखा हुआ है कि फाइंडिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, द क्वेस्ट टू सर्च जेनेटिक मटेरियल मोलिकुलर लेवल में 1926। फिर फेडरिक ग्रिफिथ आया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे काम किया, जो निमोनिया कोज करता था 1928 में, एंड उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। क्या है ये हम देखेंगे। फिर एवरी, मिक्लियोड एंड मिक्कर्टी 1930 से 1944 तक काम किया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और उन्होंने बोला जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, बट सब साइंटिस्ट लोगों ने एग्री नहीं किया। फाइनली अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने 1952 में अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
तो इस प्रकार से सर्च वहाँ शुरू हुआ, 1952 में ख़त्म हुआ। बीच में और भी बहुत सारा कहानी गया, उसको हम डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको एक सेकंड, ओके। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो ग्रिफिथ साहब जो थे उन्होंने काम किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया पे ग्रिफिथ ने काम किया। और उन्होंने इस बैक्टीरिया को जब कल्चर किया तो 2 स्ट्रेन इनको मिला, ठीक है। एक था आपका आर स्ट्रेन, एक था एस स्ट्रेन। आर का मतलब होता है रफ स्ट्रेन, ठीक है, और एस का मतलब होता है स्मूथ स्ट्रेन, मतलब उस बैक्टीरिया का बाहर में स्मूथ पॉलीसेकेराइड का कोट लग चुका था। तो आर स्ट्रेन ऐसा है, देखना जो देखने में रफ है, रफ वही अच्छा था, जो दिखने में बुरा वही अच्छा। तो आर का मतलब रफ स्ट्रेन है, बट यही अच्छा है, ये वायरुलेंट है, निमोनिया कोज नहीं करता। ये स्मूथ कोटिंग है, तो देखने में स्मूथ है, बट यही बदमाश है, तो ये वायरुलेंट होता है, जो निमोनिया कोज करता है। तो ड्यूरिंग हिज स्टडी ग्रिफिथ ने देखा कि जो बैक्टीरिया होता है वो फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये याद रखना। अपने स्टडी में उन्होंने पाया बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजिकल फॉर्म में चेंज हो जाता है। बताऊंगा इसका मतलब क्या है, कैसे। तो इनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल था। इन्होंने क्या किया, चूहे को आर स्ट्रेन दिया, आर मतलब रफ, तो वो अच्छा है, तो चूहा नहीं मरा। फिर उन्होंने चूहे को क्या किया, एस स्ट्रेन दिया, एस का मतलब क्या, स्मूथ, देखने में अच्छा वही बदमाश, मतलब वायरुलेंट है, निमोनिया कोज करता है, तो चूहा मर गया। तो उन्होंने सोचा एस स्ट्रेन से चूहा मरता है, तो एक काम करता हूँ, इस स्ट्रेन का बैक्टीरिया को मार देता हूँ हीट देके। तो उन्होंने हीट किल किया एस स्ट्रेन को, और उसके बाद चूहा को दिया, तो चूहा बच गया। तो उन्होंने सोचा जब हीट किल कर रहा हूँ तो चूहा नहीं मर रहा है, आर से भी नहीं मर रहा है, तो दोनों को मिक्स कर देता हूँ। तो लाइव आर स्ट्रेन एंड हीट किल एस स्ट्रेन को उन्होंने जब लिया चूहे को, तो एक्सपेक्टेशन था उनका चूहा क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, बट चूहा मर गया। एक्सपेक्टेड था चूहा बचना चाहिए, क्योंकि दोनों केस में नहीं मर रहा, बट चूहा मर गया। मरा वो उनको बड़ा शौक नहीं लगा, कि हो सकता है कुछ कारण हो, बट वो जो मरा हुआ चूहा है उनसे उन्होंने लाइव एस स्ट्रेन उन्होंने रिकवर किया डेड माइस से। भाई एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया था आर स्ट्रेन, जिंदा आर स्ट्रेन था, एस स्ट्रेन तो हीट किल था, तो लाइव एस स्ट्रेन कहां से आ गया, वो तो यूज ही नहीं किया था। तो उन्होंने बोला कि हीट किल एस स्ट्रेन से कोई एक चीज लाइव आर स्ट्रेन का पास गया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया टू लाइव एस स्ट्रेन। कोई एक चीज हीट किल एस स्ट्रेन से गया आर के पास और आर को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू एस स्ट्रेन। इसलिए उन्होंने अपने स्टडी में बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकल फॉर्म में चेंज हुआ था। बट हीट किल एस स्ट्रेन से लाइव आर स्ट्रेन का पास क्या गया पता नहीं, जेनेटिक मटेरियल था वो तो आज हमें पता है, उस समय वो बता नहीं पाए। तो उन्होंने इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, दैट लाइव आर स्ट्रेन इज ट्रांसफॉर्म्ड टू लाइव एस स्ट्रेन थ्रू पासिंग ऑफ समथिंग फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन। तो कंक्लूजन इनका क्या था, ही सेड समथिंग पासेस फ्रॉम हीट किल एस स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन एंड ट्रांसफॉर्म इट टू लाइव एस स्ट्रेन, बट व्हाट पासेस ही कुड नॉट टेल, बट व्हाट एवर पास उसी का पास इंफॉर्मेशन था एस स्ट्रेन बनाने के लिए। तो जो भी चीज पास हुआ है वही है जेनेटिक मटेरियल, बट क्या था वो नहीं बता पाए, ठीक है। तो इसी को पता करने के लिए क्या चीज था, तो उस बायोकेमिकल नेचर के ऊपर में काम किया, बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे काम किया मिक्कार्टी, मिक्लोडे, नेवरी 1933 से 44 तक काफी समय काम चला। सो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, प्यूरिफाइड किया बायोकेमिकल्स, मेनली क्या क्या बायोकेमिकल्स है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। कहाँ से प्यूरिफाइड किया, तो हीट किल एस स्ट्रेन से। सामान तो गया है, लाइव आर स्ट्रेन का पास कोई एक चीज गया है, कहाँ से गया, हीट किल एस स्ट्रेन ना, क्या गया है, डीएनए गया है, आरएनए गया है, प्रोटीन गया है, क्या गया है, उसी चीज को पता करने के लिए इन लोगों ने पहले आइसोलेट कर लिया मिक्कार्टी, मिक्लोडे, नेवरी ने, ठीक है। कहाँ से, हीट किल एस स्ट्रेन से। एंड प्रायर टू डियर वर्क, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, मिक्कार्टी एक्सपेरिमेंट प्रूव होने से पहले तक जेनेटिक मटेरियल लोग किसको मानते थे, प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल मानते थे, ठीक है। प्रोटीन को लोग कंसिडर करते थे कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इनका एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने हीट किल से प्यूरिफाइड किया बायोकेमिकल, उसके बाद इधर में सेटअप बना लिया लाइव आर स्ट्रेन का, तो और उन्होंने एंजाइम दिया। एक केस में उन्होंने क्या दिया, एंजाइम दिया डीएनएस आरएनएस, क्योंकि डीएनएस डीएनए को डैमेज करेगा, आरएनएस आरएनए को डैमेज करेगा, तो यहाँ बचेगा कौन, प्रोटीन। तो इस केस में उन्होंने जब आर स्ट्रेन को देखा तो उन्होंने देखा कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होता तो उसके पास इन्फॉर्मेशन होता तो यहाँ एस स्ट्रेन बनता, नहीं हुआ। नेक्स्ट केस में उन्होंने क्या किया, प्रोटीएस यूज किया जो प्रोटीन को डैमेज करेगा, डीएनए यूज किया जो डीएनए को डैमेज करेगा, बचा कौन, आरएनए। तो ये जब लाइव एस स्ट्रेन को दिया तो भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, मतलब आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है।
बट जब उन लोगों ने आरएनएस और प्रोटीएस दिया, प्रोटीएस प्रोटीन को डैमेज, आरएनए को डैमेज, तो बचा कौन? डीएनए। उस केस में लाइव आर स्ट्रैंड ट्रांसफॉर्म्ड हो गया, कुछ एस स्ट्रैंड दिख गया। इसका मतलब हीट किल एस स्ट्रैंड से कौन सा बायोकेमिकल था जो आर को एस में कन्वर्ट कर रहा था? वो था डीएनए, क्योंकि इस केस में डीएनए को डैमेज नहीं किया गया था, वो इंटैक्ट था। तो इससे इन लोगों ने प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट सब बायोलॉजिस्ट कन्विंस्ड नहीं थे, ठीक है। सो व्हेन डीएनए जो है डाइजेस्ट हो गया डीएनए से, तो वो आर सेल का पास नहीं गया, तो आर सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। ऑब्वियसली यहाँ में तो डीएनए रह गया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और जब जब डीएनए नहीं गया, जब जब एरा डीएनए नहीं गया, डीएनए डैमेज कर दिया, तब तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। तो हाँ, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, वही बात बोला है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा साइंटिस्ट उससे कन्विंस नहीं हुए जेनेटिक मटेरियल है, बिकॉज टू प्रूव डीएनए जेनेटिक मटेरियल उनको अभी भी मतलब प्रोटीन जैसा डीएनएस, आरएनएस, प्रोटीन्स उनको समझना चाहिए था। एंड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन वाज नॉट एक्सेप्टेड प्रोसेस एट दैट टाइम। उस समय बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो उस समय ये भी मतलब सब कन्विंस नहीं हुए, क्योंकि डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए लोगों को क्या यूज करना पड़ता था? प्रोटीन, एंजाइम यूज करना पड़ता था। यार डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रूव करने के लिए सब एंजाइम यूज नहीं करना पड़ा, इसलिए बहुत लोग, क्योंकि इनके काम से पहले तो प्रोटीन को माना जाता था जेनेटिक मटेरियल, इसलिए भी लोग नहीं मान पाए कि जेनेटिक मटेरियल आपका डेट इज क्या बोलते हैं? डीएनए है, ठीक है। और उस समय बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन उतना एक्सेप्टेड नहीं था। तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन क्यों यूज कर रहे हो? प्रोटीन मतलब एंजाइम क्यों यूज कर रहे हो? इसलिए नहीं माना जा रहा था, ध्यान रखिएगा। फाइनली 1952 में अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने सबका बोलती बंद किया, और इन लोगों ने एकदम प्रूव कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सारे गवाहों और गवाह को देखते हुए, सबूत को देखते हुए सब ने यही बोल दिया कि जाओ डीएनए जेनेटिक मटेरियल। इन लोगों ने ऐसा काम ही किया। इन लोगों ने क्या किया? काम किया, इन लोगों ने वायरस के ऊपर में काम किया, बैक्टीरियोफेज के ऊपर में काम किया, ठीक है। सो दे वर्क ऑन बैक्टीरियोफेज एंड इकोलाई को लिया था, इकोलाई बैक्टीरिया लिया था। देखो ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, कुछ चीजें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है कि वायरस के पास बस दो ही चीज होता है, एक तो होता है प्रोटीन कोड, दूसरा होता है जेनेटिक मटेरियल। वायरस के पास दो ही चीज है, प्रोटीन कोड एंड क्या? जेनेटिक मटेरियल। एंड साइंटिस्ट लोगों को पता था प्रोटीन कोड में आपका प्रोटीन क्या चीज से बनता है? अमीनो एसिड से बनता है। और डीएनए में क्या क्या कंपोनेंट है तो पता ही है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फेट। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा इस वायरस को दो मीडियम में हम कल्चर करते हैं, और साइंटिस्ट को ये भी पता था कि ये जब वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो ये बैक्टीरिया है। नॉर्मली जब वायरस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो बैक्टीरिया में बहुत सारा वायरस बन जाता है, बैक्टीरिया में बहुत सारा वायरस मॉलिक्यूल बन जाता है। तो पक्का वायरस से बैक्टीरिया में कुछ एक चीज जा रहा है, तभी तो बैक्टीरिया का सेल के अंदर में इंफॉर्मेशन आया वायरस का और वायरस बनने लग गया। बट जाएगा क्या? क्योंकि इसका पास तो दो ही चीज है, एक तो प्रोटीन है, दूसरा है जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन जा सकता है या फिर जेनेटिक मटेरियल जा सकता है। अब दोनों में से जो भी अंदर जाता है बैक्टीरिया का वही है जेनेटिक मटेरियल। बट क्या जाता है इनको नहीं पता, बट इनको ये जरूर पता था कि वायरस जब बैक्टीरिया को अटैक करता है तो बैक्टीरिया में बहुत सारा वायरस बनेगा और कुछ चीज जाता है। तो इधर प्रोटीन जाएगा या जेनेटिक मटेरियल जाएगा, बट क्या जाएगा पता नहीं। और जो जाएगा वही है जेनेटिक मटेरियल। क्यों? क्योंकि उसका पास इंफॉर्मेशन है नए वायरस पार्टिकल को बनाने का। अब क्या जाता है इन दोनों में से, यही इनका मेन मुद्दा था पता करने का। सो दे न्यू समथिंग पासेस फ्रॉम कहां से? वायरस, बैक्टीरियोफेज फॉर टू इकोलाई। बैक्टीरियोफेज मतलब क्या? वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस मल्टीपल वायरसेस इन इकोलाई। बट क्या पास हो रहा है, डीएनए या प्रोटीन? उनको पता नहीं था, ये चीज कहानी था। ऐसा होता है पता, बट क्या जा रहा है वो पता नहीं था, यही पता करना चाहते थे। तो इन लोगों ने बैक्टीरियोफेज को दो मीडियम में कल्चर किया, एक था रेडियोएक्टिव फास्फोरस मीडियम, P32 याद रखना। अब आप खुद बताओ P32 में रखूं तो वायरस का कौन सा पार्ट रेडियोएक्टिव होगा? ऑब्वियसली डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट है, प्रोटीन में नहीं है। और एक मीडियम था रेडियोएक्टिव सल्फर S35। S35 में रखे तो कौन रेडियोएक्टिव होगा? प्रोटीन होगा, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है एंड देयर आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो जब सल्फर वाले में रखा तो कौन रेडियोएक्टिव होगा? आपका प्रोटीन रेडियोएक्टिव होगा। जब फॉस्फेट में रखा तो कौन रेडियोएक्टिव होगा? डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए के पास फॉस्फेट है। यहाँ में रेडियोएक्टिव कौन होगा? प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन के पास क्या होता है? सल्फर, मतलब अमीनो एसिड होता है। और इतना अगर समझ गए, इतना दिमाग में रख पाए तो आगे का कहानी ऐसे क्लियर है आपका। तो बस कुछ नहीं है इसमें। तो उन्होंने क्या क्या 3 स्टेप में इसको क्या, सबसे पहले वो जानबूझ को इन्फेक्शन करवाते थे इकोलाई को,
ये जाओ वायरस इम्पैक्ट करो इकोलाई को। दूसरा स्टेप में वो एजिटेशन करवाते थे, ब्लेंडिंग करवा देते थे, ताकि जो वायरस बैक्टीरिया को पकड़ के रखा है वो अलग हो जाए, क्योंकि इसको जो डालना है वो डाल चुका है, अब क्या डाला है नहीं पता। और तीसरा स्टेप में वो सेंट्रीफ्यूज करते थे। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, हाई स्पीड में जब रोटेट होगा तो जो भारी चीज़ होगा वो नीचे चला जाएगा, हल्का चीज़ ऊपर चला जाएगा। तो बताओ बैक्टीरिया और वायरस में कौन भारी है? ऑब्वियसली बैक्टीरिया भारी है, उसका पास सेल मेम्ब्रेन है, सेल वाले ऑर्गेनेल है। वायरस का पास तो बस दो ही चीज़ है, आपका जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। तो ऊपर में जो हल्का चीज़ रहता है उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट, नीचे में जो भारी चीज़ आ जाता है उसे हम कहते हैं पैलेट, जो कि इकोलाई है। तो जब ये वाला मीडियम था आपका P32 वाला मीडियम था, इस केस में आपका दिखाई दिया जो पैलेट है, पैलेट मतलब इकोलाई, तो यहाँ दिखाई दिया इकोलाई में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ है, इकोलाई में डिटेक्ट हुआ है। और जो सुपरनेटेंट मतलब वायरसेस जो है वहाँ में कोई रेडियो एक्टिव डिटेक्ट नहीं हुआ। तो बता, तो P32 में रेडियो एक्टिव कौन था? डीएनए था। फॉस्फोरस में तो कौन रेडियो एक्टिव था? डीएनए था। इसका मतलब वायरस का डीएनए पास हुआ है बैक्टीरिया में, इसलिए बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुआ है। प्रोटीन रेडियो एक्टिव नहीं था तो ऊपर में डिटेक्ट नहीं हुआ। एंड H35 में सेम इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूजन किया, तो हमें कौन रेडियो एक्टिव था? प्रोटीन। तो अगर वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन जाता तो यहाँ में भी बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट होना था, बट यहाँ में नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोटीन पास नहीं हुआ है, तो रेडियो एक्टिविटी सुपरनेटेंट में डिटेक्ट हुआ। बस इससे प्रूव हो गया कि वायरस से बैक्टीरिया में डीएनए ही जाता है, उसका पास इंफॉर्मेशन है मल्टीपल वायरसेस बनाने का, तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसका बात और कोई सबूत का जरूरत नहीं है, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो अनइक्विवोकल प्रूफ, और कोई मतलब आवाज़ ही नहीं उठा सकता कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो दिया आपका हर्शे एंड चेस्ट ने। सो ध्यान रखिएगा, P32 में कहाँ रेडियो एक्टिव पैलेट में मिला, H35 में सुपरनेटेंट में मिला। ठीक है, ध्यान रखना है आपको सब कहानी। तो वही चीज़ है, यहाँ में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दिया, क्या लिखा है, चलो ठीक है। अनइक्विवोकल प्रूफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, जो समझाए वो देख लो, काफ़ी है। अभी आर स्टैन, एस स्टैन, ये सब ऑलरेडी हमने कहानी देख चुका है, तो इसको अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हर्शी एंड चेस्ट का कहानी बता रहे हैं, ये एनसीईआरटी का फिगर है, थोड़ा देख लेना, ठीक है। लेवलिंग करना है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका सेंट्रल डॉगमा का, देख लेते हैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं ना। डीएनए का स्ट्रक्चर देख लिया, पैकेजिंग देख लिया, जेनेटिक मटेरियल का सर्च देख लिया, ठीक है। तो अब सेंट्रल डॉगमा में देखते हैं। ओके, ये बाद में ही आएगा, ठीक है। चलो सेंट्रल डॉगमा देखते हैं। तो सेंट्रल डॉगमा प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक ने बोला जो फ्लो ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है आपका, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन, ये सब फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। और डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो इसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो को सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, जो ध्यान रखना किसने दिया था, फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। बट इसका भी एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि रेट्रोवायरस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है, उसमें क्या होता है आपका आरएनए से, नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनता है, बट उनका केस में आरएनए से डीएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो एक्सेप्शन है सेंट्रल डॉगमा का रेट्रोवायरसेस, क्योंकि इसमें डीएनए से आरएनए नहीं, आरएनए से डीएनए बन रहा है। बस ध्यान रखने से हो गया। नेक्स्ट आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड का मतलब क्या है, एक समय था जब आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, डीएनए आया ही नहीं था। आरएनए ही एंजाइम की तरह काम करता था, आरएनए ही कैटलिस्ट की तरह काम करता था, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल था, आरएनए हीरो था एक समय में। उसी वर्ल्ड का जो डोमिनेंस समय था एक समय का, उसी को हम कहते हैं आरएनए वर्ल्ड, जहाँ वो जेनेटिक मटेरियल कैटलिस्ट एंजाइम की तरह काम करता था। और जब आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है उसे हम कहते हैं राइबोजाइम। जैसे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, प्रोकैरियोट्स में क्या है 23S rRNA, और यूकैरियोट्स में क्या है 28S rRNA। यूकैरियोट्स में क्या है आपका 28S rRNA। समय के साथ तो आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ, विद कोर्स ऑफ टाइम आरएनए से क्या इवॉल्व हुआ, डीएनए हुआ। कैसे? केमिकल मॉडिफिकेशन करके। क्या क्या मॉडिफिकेशन किया, यूरासिल और थाइमिन से में बस मिथाइल आ गया, तो यूरासिल से मिथाइलेशन होकर थाइमिन बन गया। राइबोस शुगर था 2' में OH था, रिएक्टिव था, अनस्टेबल बनाता था, तो O हट गया, तो डीऑक्सी राइबोस शुगर आ गया। और सबसे बड़ा चीज जो इवॉल्व हुआ वो था डीएनए रिपेयर सिस्टम।
डीएनए रिपेयर सिस्टम क्या होता है, जैसे मैंने म्यूटेशन में भी पढ़ा है कि मेरे बॉडी में म्यूटेशन हो गया ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे को बीमार हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। म्यूटेशन हुआ है तो बॉडी उसको ठीक करने का कोशिश करेगा, उसको रिपेयर करेगा डीएनए को। उस समय भी अगर फेल हो गया तब जाके ऑल बीमारी एंड कैंसर ये सब होने वाला है। तो सबसे बड़ा चीज़ जो इवॉल्व हुआ डीएनए को, जो चेंजेस को रजिस्ट किया, स्टेबल किया डीएनए को, वो था डीएनए रिपेयर सिस्टम, जो कि आरएनए में नहीं था। तो आरएनए वर्ल्ड था तो ऑब्वियसली पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था, आरएनए था, और डीएनए से ही आरएनए आया। और बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन, सब ये सब किसके अराउंड इवॉल्व हुआ, आरएनए से ही तो आता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। केमिकल रिएक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एंजाइम। एंजाइम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन किससे बनता है, आरएनए से बनता है। हाँ, आरएनए डीएनए से बनेगा, बट प्रोटीन डायरेक्टली किससे बनता है, आरएनए से ही तो बनता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म, स्प्लाइसिंग, ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सब किसके अराउंड पहले से था, आरएनए से था। तो ये सब कुछ बातें हमें बताता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल का। कौन है प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए या आरएनए। सो ए मोलिक्यूल कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल जब वो फॉलोइंग क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। क्या क्या है क्राइटेरिया, सो वो अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहिए। सो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है। इस केस में डीएनए भी रेप्लिकेट करता है, आरएनए। प्रोटीन तो रिजेक्ट हो गया, प्रोटीन कैन नेवर बी जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट डू नॉट रेप्लिकेट। तो एक क्राइटेरिया में ये रिजेक्ट हो चुका आपका प्रोटीन। दूसरा, तो बोथ डीएनए आरएनए हो जाएगा। इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। तो इस केस में देखें तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है आरएनए से, क्योंकि आरएनए के पास 2' OH है, जिसकी वजह से वो रिएक्टिव हो जाता है और लेस स्टेबल होता है। ऑल्सो डीएनए में थायमिन है, तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। तीसरा, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर चेंजेस, स्लो चेंजेस, म्यूटेशन। म्यूटेशन होना बहुत जरूरी है, वरना हम आज से मान लो 1 लाख 2 लाख साल पहले चिंपांजी थे तो चिंपांजी ही रहते, चिंपांजी से ही इवॉल्व हुआ है ऐसा कहा जाता है। तो चिंपांजी से जो इवॉल्व हुआ, कैसे इवॉल्व हुआ, तो चेंज होते होते, म्यूटेशन होते होते। तो म्यूटेशन होना चाहिए, बट कैसा म्यूटेशन होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है एवोल्यूशन या फिर वेरिएशन के लिए। सो आरएनए बीइंग अनस्टेबल, हेंस आरएनए म्यूटेट फास्टर देन डीएनए। आरएनए तो अनस्टेबल है तो आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, इसलिए आरएनए का लाइफ स्पेन भी कम होता है, आरएनए वाला जो वायरसेस होता है उनका। नेक्स्ट, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। सो डीएनए से पहले बनेगा आरएनए एंड देन बनेगा प्रोटीन, एंड आरएनए डायरेक्टली आपका प्रोटीन बना सकता है बहुत जल्दी। हेंस आरएनए कैन इजीली एक्सप्रेस कैरेक्टर। डीएनए भी कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है, बट डीएनए आरएनए बना के कर रहा है और आरएनए तो डायरेक्ट प्रोटीन बना रहा है। तो इस केस में भी दोनों है। बट ये सारा कहानी को पढ़ के हमें लगा कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है प्रोटीन की फॉर्म में तो आरएनए बेटर है, बट स्टोर करना है, स्टेबिलिटी चाहिए तो डीएनए बेटर है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है, बट डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए बेटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। फिर आरएनए वाले सब तो हमने देख लिया। फिर इसको भी देखेंगे, डोंट वरी। ये हमने देख लिया, क्राइटेरिया देख लिया, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या अनस्टेबिलिटी होता है, ये सब हमने देख लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। सो जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, सेमी का मतलब, सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आधा, तो 50%। सो मान लो ये एक डीएनए है, तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। इसका मतलब क्या है कि ये जब डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये लो, तो 1 से 2 कॉपी बनेगा, रेप्लिकेशन मतलब डुप्लीकेट। तो जब 2 कॉपी बनेगा तो वो जो नया डीएनए होगा उसमें पुराने वाले से, पेरेंट वाले से न्यू वाले में 50% कंजर्व रहेगा। देखो ये नए वाले में एक पिंक है, एक ये है, एक पिंक है, ये है, तो पुराने से कितना कंजर्व है, 50%। तो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, सो इसको प्रपोज किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, जब उन्होंने देखा कि डीएनए आपका जो है डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया, तो इमीडिएटली उन्होंने ये भी बोला कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नहीं है, सेमी कंजर्वेटिव है। मीनिंग द डॉटर डीएनए, जो नया डीएनए बनेगा उसमें 50% ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और 50% न्यू स्ट्रैंड रहेगा। 50% नया वाले में पेरेंटल रहेगा और 50% न्यू स्ट्रैंड रहेगा। ऐसा इन लोगों ने बोला, प्रूव नहीं किया, इसको बोला वाटसन एंड क्रिक ने। और इसके लिए किताब का एक लाइन है, उसको देखते हैं। सो उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था, इट हैज नॉट एस्केप आवर नोटिस, जो कि बेस पेयरिंग आपका अवेलेबल है डीएनए में, ए टी के साथ, जीसी के साथ। तो उन लोगों ने पोस्टुलेट किया कि पॉसिबल कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए रेप्लिकेशन का बारे में बात किया और बोला कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है,
नाउ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, इसको प्रूव किया कौन कौन साइंटिस्ट उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको प्रूव किया मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाइल 1958 में। इकोलाई पे काम करके उन लोगों ने प्रूव किया कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, और उन लोगों ने अपने काम के लिए क्या यूज किया था, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ध्यान रखना रेडियो एक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोप। तो मेसेल्सन स्टाइल ने 1958 में प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। किस पे काम करके, इकोलाई प्रोकैरियोट्स पे काम करके प्रूव किया, और उन लोगों ने क्या यूज किया था, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आए वो थे टेलर। सो टेलर एंड कलीग, उनके कुछ और साइंटिस्ट लोग थे, उन लोगों ने भी प्रूव किया डीएनए रेप्लिकेशन करता है सेमी कंजर्वेटिवली इन विसिया फेवा, फेवा विंस कहते हैं, ये प्लांट है। और उन लोगों ने क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन यूज किया था 1958 में ही। बट सबसे पहले इन लोगों ने किया, तो पहला डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली होता है किसमें प्रूव हुआ, इकोलाई में, मतलब प्रोकैरियोट्स में। फर्स्ट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव यूकैरियोट्स में किसने किया, अगर पूछा तो टेलर बोलोगे। क्या यूज किया था, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, इन लोगों ने हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, और बाद में जाके ह्यूमन सेल में प्रूव हुआ। ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। नाउ इन लोगों ने क्या किया, इकोलाई को कल्चर किया N14 मीडियम में, ठीक है। इकोलाई जो है ये बैक्टीरिया है, ये मीडियम में सब कुछ दे दिया, बस नाइट्रोजन का जो सोर्स था वो था N15, नाइट्रोजन का सोर्स क्या था, N15। अब नाइट्रोजन आपका डीएनए में है, प्रोटीन में है, ठीक है, सब जगह में है। तो डीएनए में 3 कंपोनेंट है, नाइट्रोजनस बेस, तो उस नाइट्रोजनस बेस में नाइट्रोजन कौन सा रहेगा, N15। किस फॉर्म में दिया था, तो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में दिया था। तो बहुत जनरेशन के लिए कल्चर किया, तो बहुत जनरेशन के लिए मान लो इनिशियली में ये डीएनए जो है ये 14 है, मान लो 14 वाला नॉर्मल वाला डीएनए है। तो अब नया रेप्लिकेट करेगा डीएनए और नाइट्रोजन का सोर्स N15 होगा, तो ऑटोमेटिकली जब बहुत सारा रेप्लिकेट कर लेगा तो उस डीएनए में जितना भी नाइट्रोजन रहेगा वो सब कौन हो जाएगा, N15 हो जाएगा, और दूसरा कोई नाइट्रोजन का सोर्स था ही नहीं। तो आफ्टर मेनी जनरेशन उन लोगों ने जब उस इकोलाई को सेंट्रीफ्यूज किया डीएनए को देखने के लिए, और उन लोगों ने सेंट्रीफ्यूजन के लिए यूज किया था सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ध्यान रखना क्या यूज किया था, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूज किया तो इन लोगों ने देखा इसका जो बैंड था नीचे की तरफ में मिला था, ठीक है, हैवी बैंड मिला था, मतलब भारी था। तो आफ्टर 20 मिनट्स उस इकोलाई को उन लोगों ने नॉर्मल N14 मीडियम में ट्रांसफर किया। तो 20 मिनट्स बाद क्या होगा, अगर डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, तो मान लो ये N15 20 मिनट बाद रेप्लिकेट करना है, तो अगर N14 में दे दिया तो अब नया सोर्स जो होगा वो क्या होगा, N14 होगा। ये देखो N14। तो जब N15 था तो बैंड एकदम नीचे में मिला हैवी, अभी हैवी होगा क्या, नहीं, ये मीडियम होगा हाइब्रिड। तो इसका उन लोगों ने बैंड देखा बीच में, हाँ, जब बैंड बीच में आ गया तो वो श्योर थे कि अब हाइब्रिड ही बन रहा है N15 20 मिनट बाद। 40 मिनट्स बाद उन लोगों ने जब देखा तो क्या होगा 40 मिनट्स बाद, बताओ, सेपरेट करो, ये लो N15, ये लो भी, इसको भी सेपरेट कर दिया N15, अब इसको सेपरेट करो, ये N14 को सेपरेट करो, इसको भी सेपरेट करो। अब 40 मिनट्स बाद वही N14 मीडियम में है, तो क्या होने वाला है N14, ये भी क्या होने वाला है N14। तो नॉर्मली अगर सेमी कंजर्वेटिव फ्लो कर रहा है तो अभी क्या मिलेगा आपको, हाइब्रिड भी मिलेगा, हल्का भी मिलेगा। तो उन लोगों ने जब सेंट्रीफिकेशन किया तो उनको हाइब्रिड भी मिला और हल्का भी मिला, हैवी कोई नहीं मिला। तो इससे प्रूव होता है कि हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, और जब नया डॉटर डीएनए बनता है तो उसमें 50% पेरेंटल वाला कंजर्व रहता है। 60 मिनट बाद और करोगे तो 4 से कितना बनेगा, 8 से 16 ऐसा जाते रहेगा, क्योंकि इकोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो इनिशियली में उनको हैवी मिला, आफ्टर 20 मिनट्स उनको हाइब्रिड मिला, एंड आफ्टर 40 मिनट्स उनको 50% लाइट 50% हाइब्रिड मिला। इसके ऊपर खूब क्वेश्चन आता है, मैं ट्रिक दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली करता है, ये प्रूव हुआ। अरे छूट गया क्या, रहा, हैवी आइसोटोप यूज किया, और हैवी आइसोटोप को नॉर्मल नाइट्रोजन से N14 से कैसे डिस्टिंग्विश करते थे, वो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। तो इन लोगों ने इकोलाई कल्चर किया, मेनी जनरेशन के लिए तो हैवी बैंड मिला, N14 मीडियम में ट्रांसफर किया तो 20 मिनट बाद हाइब्रिड मिला, 40 मिनट्स बाद और प्लस 20 किया तो 40 मिनट्स बाद टोटल कितना मिला, 50% हाइब्रिड, और प्लस 20 मिनट्स करूँगा 60 मिनट बाद, तो कितना मिलेगा आपका, हाइब्रिड मिलेगा 25% और लाइट मिलेगा आपका 75%।
और करूँ तो इस प्रकार से जाता रहेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n रहेगा इसका फॉर्मूला, ध्यान रखना। फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला रहेगा 2n सेल, n इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन। 20 मिनट में एक जनरेशन है तो 100 मिनट में 5 जनरेशन, 40 मिनट बोल दूँ तो 2 जनरेशन, 60 मिनट बोल दूँ तो 3 जनरेशन। और ये याद रख लेना, ये 1 इकोलाई सेल के लिए, टोटल इकोलाई सेल के लिए नहीं है। और जो भी इसका नंबर आएगा उसमें से हमेशा 2 हाइब्रिड होगा और बाकी जो बचेगा वो लाइट होगा, क्योंकि N15 कितना था, 2 ही तो था। N15 कितना था, 2 ही था। तो आगे जितना भी जाए N15 तो सिर्फ 2 ही मिलेगा। तो जिसमें भी N15 रहेगा हाइब्रिड हमेशा कितना पॉसिबल होगा, 2, बाकी सब लाइट होगा। तो जैसे कि मैं बोल दूँ 10 इकोलाई था N15 वाला, उसको N14 में डाल दिया। अब बताओ 60 मिनट बाद क्या होने वाला है, टोटल किसका क्या होगा। 60 मिनट बोला मतलब 3 जनरेशन, 2 to the power 3 इक्वल टू 8। तो 8 इकोलाई 1 का रिस्पेक्ट में बोला, तो 1 इकोलाई 8 बनेगा, जिसमें से मुझे पता है 2 हाइब्रिड होगा, बचा कितना, 6। तो 6 क्या होने वाला, लाइट होने वाला है। लाइट मतलब N14। तो ये मैंने आंसर निकाल दिया 1 इकोलाई के लिए। क्वेश्चन कितना इकोलाई का पूछा, 10, तो इंटू कर दो। सो 10 कर दोगे तो 20 हाइब्रिड मिलेगा और 60 आपको क्या मिलेगा, लाइट मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल से देख लीजिए आप। सो 10 इकोलाई सेमी क्वेश्चन है, N15 के साथ ट्रांसफर कर दिया N14 में। आफ्टर 60 मिनट क्या नंबर हाइब्रिड डीएनए कितना मिलेगा, सो 20, N14 डीएनए कितना मिलेगा, 60। सिमिलरली 60 इकोलाई है, N15 से N14 में ट्रांसफर किया, फ्री फ्रॉम हाइब्रिड डीएनए, मतलब लाइट डीएनए का बात कर रहा है, कंटेनिंग हाइब्रिड डीएनए मतलब N15। तो निकाल लेना फॉर्मूला से, हो जाएगा। ठीक है, सो पहला पार्ट को मैं यहीं तक रखता हूँ, दूसरा पार्ट हम डीएनए एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।